देखिएगा, गणित के महत्वपूर्ण सूत्र में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इस प्रकार से ये हमने बीजगणितीय सूत्र आपके सामने लिखे, है ना। ये बीजगणित के सूत्र हुए। अब घातांक संबंधी जो सूत्र हैं वो आपके सामने, अगर a टू दी पावर 1 है, a टू दी पावर 0 है तो 1, a टू दी पावर प्लस का n है तो वो माइनस का n हो जाता है, इज इक्वल टू a टू दी पावर माइनस n, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/n, यस, इसको हटा देंगे अपन, ये हट जाएगा, इसमें से ये हटेगा। a टू दी पावर n इज इक्वल टू 1/-n, a टू दी पावर n इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर -n, a टू दी पावर -n इज इक्वल टू 1/+n, 1/+n। और यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, यदि आधार समान हो तो संख्या अगर भाग में हो तो घातें घटती हैं, और घात पे घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है ना। तो गुणा हो गया, भाग हो गया, घात पे घात हो गया, है ना। ये आपको मैंने ये बता दिए 3-4 नियम, है ना। और अब घातांक के बाद में आते हैं हम चलो, ये हो गया क्लियर, बात समझ में आ गई यहाँ तक, हाँ। है ना। चलो लिख लिए सूत्र, हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलेगा। अब हम बात करेंगे त्रिभुज की। किसकी? त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ये देखो, यदि आधार दिया है और ऊंचाई दी है तो आपको ये सूत्र लगाना है। अगर मान लो वो विषम बाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ लिख दो विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र है भैया? विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? अंडर रेडिकल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। अब यदि समबाहु हो तो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा a²√3/4। a²√3/4 किसका क्षेत्रफल है? ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। त्रिभुज हो गया, विषमबाहु हो गया, समबाहु हो गया ना। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, अब आ जाता हमारा आयत, है ना। आयत, आयत का परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र बोलिए। 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। वेरी नाइस। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल बताइए। यस, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। चलो, आयत के बाद हम बात करेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का बोलो। 4 गुणित भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा। वेरी नाइस, जीनियस बच्ची, भुजा गुणित भुजा। चलो, अब आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, अब हमारा होता है समांतर। समांतर चतुर्भुज। किसकी बात करेंगे हम?
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। क्या सूत्र है इसका? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बोलो? याद है? नहीं है? आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है ना? चलिए, अच्छी बात है। इसके बाद हम आते हैं अगला, देखिएगा ध्यान से। चलो, समांतर चतुर्भुज हो गया आपका। अब हम बात करेंगे सम चतुर्भुज। किसकी बात करेंगे? सम चतुर्भुज का परिमाप बताओ। सम चतुर्भुज का परिमाप का सूत्र बताइए। सम चतुर्भुज के परिमाप का सूत्र बताइए। सम चतुर्भुज के परिमाप का क्या सूत्र है? 4 गुणित भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं समान है ना। चलो, अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण और उनके गुणनफल का आधा सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज के बाद में देखो, सम चतुर्भुज हो गया, समांतर हो गया। अब हम बात करेंगे समलंब। समलंब चतुर्भुज है ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। क्या लिखेंगे यहाँ? समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई है ना। गुणित में क्या आ जाएगा आपका? ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है ना? चलो, गुणित ऊंचाई। यस। चलिए, अब इसके बाद में समलंब भी हो गया है ना। समलंब चतुर्भुज हो गया। अब कौन सा चतुर्भुज बाकी रह गया हमारा? चलो, चतुर्भुज सब हो गया ना। अब इसके बाद में हम आते हैं घन। लिखो, घन का आयतन। घन का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? बताओ। 6a²। घनाभ का आयतन क्या होता है? a इंटू b इंटू c। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताइए क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बोलो। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 कोष्टक में AB धन BC धन CA है ना। तो ये हमने आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ भी हो गया, घन का भी हो गया। ठीक है ना। अब घन घनाभ हो गया। घन घनाभ के बाद क्या आता है? घन घनाभ के बाद आता है हमारा, बताओ क्या आएगा? बेलन है ना। चलो, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है, क्या होता है बेलन का आयतन? πr² h। बोलो, बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठ बोलो। 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बोलिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr कोष्टक में r+h। बेलन के बाद हम आते हैं शंकु पे। शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ। किसकी बात करेंगे अब हम? शंकु के वक्र पृष्ठ की। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl, जहां पर l बराबर क्या होता है? r² + h²।
है ना, ये एल बराबर, एल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस अंडर रेडिकल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। अब बेलन का कौन सा संपूर्ण पृष्ठ बाकी है ना, लिखो लिखो बेटा, बेलन बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बोलिए 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। इसके बाद आते हैं, अरे यार ये लिखा था मैंने कि नहीं लिखा था, लिख दिया था पहले। हाँ। हो गया, डबल हो गया क्या? हाँ। चलो वाह, हो जाने दो। शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठ लिखना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लिखना है ना, शंकु को लिखना था, बेलन लिख दिया मैंने। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बोलो क्या है, बोलो पाई आर, आर प्लस एल। चलो, शंकु भी हमने खत्म कर दिया। शंकु के बाद क्या आता है, बोलो, गोला। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यही है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो, अब अर्धगोले की बात करो। अब हम बात करेंगे अर्धगोले की। अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन बोलो 2/3। क्या होता है, 2/3 अर्धगोले का आयतन बोलिए। 2/3 पाई आर क्यूब। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अर्धगोले का आयतन क्या, इसका 4 की जगह 2 कर लो, 2/3 पाई आर क्यूब। चलो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। चलो, अर्धगोला हो गया, गोला हो गया, है ना। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ भी होता है क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, देखो तो, सर्च करो तो कितना होता है, हैं? कितना होता है, 2 पाई आर। वेरी गुड, 2 पाई आर। अर्धगोले का होता है 2 पाई आर। और गोले का देखो तो, गोले का वक्र पृष्ठ 3 पाई आर। गोले का वक्र पृष्ठ, नहीं 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 नहीं, वक्र पृष्ठ नहीं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो गोले का वक्र पृष्ठ बोलो तो सर्च करो उसमें, गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, बता, गोले का वक्र पृष्ठ बताइए। चलो, अब इसके बाद में अपन आ जाते हैं, क्षेत्रमिति हो गया आपका ना। आठवीं के लायक तो यही सूत्र है ना, कि और बनते, हाँ, त्रिभुज की बात। त्रिभुज देखो बेटा, त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों, बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लिखो, चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई साहब, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। चलो, अब बताइए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है?
समबाहु समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ना। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। चलिएगा, अब हम बात करेंगे आयत। आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चलो वर्ग की बात करेंगे। वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? सर पुराने पेपर आपने 90 डिग्री। वेरी गुड, जीनियस जीनियस बच्चा, बैठ जा, कोई बात नहीं। पर वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। चलो, वर्ग हो गया, आयत हो गया, समबाहु हो गया, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे आपसे समद्विबाहु। समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज के, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कोण क्रमशः कितने कितने के होते हैं? एक कोण देखो समकोण है तो एक तो 90 का होगा, और शेष दो कितने कितने के होंगे? क्योंकि समद्वि, सम यानी समान, द्वि यानी दो, दो भुजाएं समान हैं तो दो कोण भी समान होंगे। तो वो दो कोण कितने कितने के होंगे? 45 और 45 के होंगे, क्योंकि 45 और 45 90, और 90 और 90 180। त्रिभुज है तो त्रिभुज में 180 से ज्यादा होता ही नहीं है। चलो, समद्विबाहु हो गया। अब इसके बाद में आपके सिलेबस में जो हैं वो ग्राफ भी हैं, बता देते हैं आपको। प्रतिलोम, वर्ग, घन, है ना। चलो देखिए भैया, इसके बाद हम बात करेंगे रेखिक समीकरण की, है ना। आपके कोर्स में रेखिक समीकरण भी है ना। तो देखो, रेखिक समीकरण कैसी समीकरण होती है ना। रेखिक समीकरण, है ना। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं ax प्लस b बराबर c, ठीक है ना। चलो, रेखिक समीकरण हो गया आपका, है ना। अब रेखिक समीकरण के बाद में हम आते हैं, इसमें रेखिक समीकरण दे रखा है सिलेबस में आपके। चलो, बहिष्कोण, है ना। तो देखिएगा, बहिष्कोण किसे कहते हैं? बहिष्कोण क्या होता है भाई साहब? देखो, बहिष्कोण किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, उसके
दूरस्थ, उसके समदूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके समदूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है ना। फॉर एग्जाम्पल में हम समझा देते हैं, जैसे कि ये आपका ए, ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे अगर कोण 4 है, ये कोण अगर चार इसको हम कोण 4 मान लेते हैं, कोण 4, और ये कोण 1, ये कोण 2 और ये कोण 3 है। तो बहिष्कोण प्रमेय से बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है? बहिष्कोण प्रमेय से कोण 4 किसके बराबर होता है? बाहर बनने, किसी त्रिभुज के बाहर बनने वाला कोण उससे समदूरस्थ, उससे दूर स्थित, इससे दूर कौन है? ये तो पास वाला है, तो इससे दूर वाला तो ये है और इससे दूर वाला ये है। तो किसी बहिष्कोण की माप उसके समदूरस्थ दूर स्थित कोणों के योग के बराबर होती है। तो कोण 1 धन कोण 2 के बराबर है कोण 4, ठीक है ना। और कोण 3 और 4 का योग कितना होता है? कोण 3 और कोण 4 का योग 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पे बने सभी कोणों का योग 180 एक ही रेखा पे। ये इसको हम और घुमाएंगे तो ये पूरा एक 180 का कोण बनेगा। तो ये क्या से हुआ? ये रेखीय युग्म अभिग्रहित से यहाँ लिख दो, एक रेखीय युग्म अभिग्रहित कहती है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा रेखीय युग्म अभिग्रहित कहती है कि एक ही रेखा पे बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, ठीक है ना। इसे आप लिख लीजिए, है ना। चलो इसके बाद हम आगे आते हैं। चलिए इसके बाद की गणित में क्या है आपके और ग्राफ। अब हम ग्राफ की बात कर लेते हैं और गुणनखंड की बात कर लेते हैं, है ना। चलो तो देखियो ग्राफ में देखिएगा, जैसे कि ये समतल है ना। अब ये समतल है, इस तो कार्तीय निर्देशांक, है ना। महान वैज्ञानिक द कार्ते, महान वैज्ञानिक का नाम था द कार्ते। तो द कार्ते ने का निर्देशांक निकाले, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति का सही आकलन करने के लिए उसने क्या करा? समतल को 4 भागों में बांटा। क्षैतिज रेखा को उसने एक्स अक्ष कहा और ऊर्ध्वाधर रेखा को उसने वाई अक्ष कहा। और इस प्रकार से उसने समतल को 4 भागों में बांटा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं और जिस बिंदु पर ये मिलते हैं उस कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसे ओ से दर्शाया जाता है। अब ये वाला है, इसने समतल को 4 समान भागों में बांट दिया है। इसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। यह आपका प्रथम चतुर्थांश है, यह आपका द्वितीय, और ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इस प्रकार से इसने समतल को 4 समान भागों में बांटा। इसमें प्लस प्लस निर्देशांक आते हैं, इसमें माइनस प्लस निर्देशांक आते हैं, और इसमें माइनस माइनस निर्देशांक आते हैं, और इसमें प्लस माइनस निर्देशांक आते हैं। और यहाँ पर एक्स अक्ष पर देखिएगा, ये आपका एक्स अक्ष है ना। तो इस एक्स अक्ष पे y का मान कितना होता है? एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है, इसलिए एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है, इसलिए एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? एक्स अक्ष का समीकरण होता है, क्या होता है?
एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। y बराबर 0 किसका समीकरण है? y बराबर 0 एक्स अक्ष का समीकरण है, क्योंकि एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है। इसी प्रकार हम y अक्ष का समीकरण निकालेंगे। y अक्ष का समीकरण क्या होगा भाई साहब? y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0। ठीक है ना, x बराबर 0 किसका समीकरण है? y अक्ष का। चलिएगा, अब इसके बाद में हमने देखा कि भाई जो देकार्ते था, तो देकार्ते ने क्या है कि वस्तुओं को बिंदुओं के माध्यम से उसने दर्शाया। जैसे कि मैं यहाँ कोई बिंदु लेता हूँ, कोई बिंदु है ना, कोई बिंदु P है और यदि उसके निर्देशांक -3, 4 हैं तो इसे ग्राफ पे दर्शाना। कहाँ दर्शाना है? ग्राफ पर दर्शाओ। तो भैया यहाँ पे जो ये बिंदु P के निर्देशांक में -3 है, इस -3 को हम एक्स अक्ष का अंक कहते हैं। एक्स अक्ष का पाठ्यांक क्या बोलेंगे इसको? एक्स अक्ष का पाठ्यांक, और इसे भुज कहते हैं, और ये जो 4 है ये y अक्ष का पाठ्यांक है, इसे कोटि कहते हैं, ये कोटि है। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं? कोटि। ये हमारी कोटि है। अब इसे हमें दर्शाना है भैया, तो देखिएगा, ये हमने आपके सामने ही समतल को 4 भागों में बांटा, और ये जो ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा है y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये 0 है, और इस प्रकार से ये आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 2 3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, है ना। अब इसमें आपको -3 कहाँ दिखता? देखो एक्स अक्ष पे लेना है, ये एक्स अक्ष का है और ये y अक्ष का पाठ्यांक है। तो भैया एक्स अक्ष पे -3 आपको कहीं दिखता है? बोले यहाँ दिखता है। तो और y अक्ष पे क्या लेना है? y अक्ष पे 4 लेना भाई साहब। तो y अक्ष पे 4 दिखता है, तो धन के 4, ये धन के 4 हैं, और ये ऋण के 3 हैं, और ये हमारा कटान बिंदु मिल गया भाई साहब। ये हमारा कटान बिंदु है भाई साहब, ये हमारा कटान बिंदु है ना। इस कटान बिंदु को नोट करेंगे, ये हमारा कटान बिंदु है ना। इसको हमने नोट करा, इसको बिंदु P -3 4, ये हो गया हमारा ग्राफी निरूपण। चलो, ये मैंने आपको बता भी दिया, भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, है ना। एक्स अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण प्लस प्रथम चतुर्थांश। ये कुछ किस चतुर्थांश में स्थित है? बताओ किस चतुर्थांश में स्थित है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में अपन यहाँ लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, है ना। बिंदु P -3 4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है ना। ठीक है ना। देखो, ये हमने बता ही दिया था, ये प्लस प्लस होता है ना, और इसका जस्ट उल्टा इधर होता है माइनस माइनस, और ये हमने बताया था कि माइनस प्लस होता है, और इसका जस्ट उल्टा इधर होता है प्लस माइनस, है ना। इसका उल्टा इधर, इसका उल्टा इधर, प्लस प्लस का माइनस माइनस, माइनस प्लस का प्लस माइनस। अब देखो माइनस, तो ये देखो माइनस है, ये देखो माइनस है, माइनस तो माइनस, फिर ये 4 क्या का है? बोले प्लस, तो ये 4 प्लस का भी है, देखो आप 4 प्लस का है ना।
तो इस प्रकार से हमने इसका ग्राफी निरूपण करा कि किस प्रकार से हमें ग्राफ की विधि से इनको दर्शाना है ना। तो इनका ग्राफी निरूपण हो चुका है आपका। चलिएगा, अब आपका देखना है हमें लाभ हानि वाले सवाल, बट्टा वाले सवाल, है ना। लाभ हानि और बट्टा के सवाल हम आपको कराएंगे। चलिएगा, तो सबसे पहले तो एक सूत्र मैं आपको बताऊंगा साधारण ब्याज का, है ना। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भाई साहब? साधारण ब्याज बराबर बताइए। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में। सो, है ना, वेरी नाइस जी जी, वो स्याही की डब्बी ला तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण बराबर होता है मूलधन, है ना, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। मूलधन गुणित दर गुणित, है ना, बटे में 100। ठीक है ना। ये किसका सूत्र है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू पी आर टी। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी का सूत्र हमने आपको लिखाया। ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद में अगला सूत्र हम आपको लिखाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। किसका लिखाएंगे? चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखिएगा। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो हुआ आपका एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन कोष्टक में दर बटे 100 पूरे की घात समय। भैया एक बड़ा सा कोष्टक -1 और ये कोष्टक, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। ये किसका सूत्र लिखा है मैंने? चक्रवृद्धि। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन की बात करेंगे। चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन कोष्टक में घात समय, इसकी घात समय आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये मैंने किसका सूत्र लिखा दिया भाई साहब आपको? ये मैंने लिखा दिया चक्रवृद्धि मिश्र धन का। अब ये भी हो गया, है ना। अब आपका बट्टे की बात अपन कर लेते हैं। बट्टा यानी डिस्काउंट। बट्टा यानी क्या होता है भाई साहब? बट्टा यानी छूट यानी डिस्काउंट। बट्टे को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्काउंट। भैया मेरे क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदी कीमत, खरीद वाली कीमत, खरीदने वाली कीमत को क्रय मूल्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस या बाइंग प्राइस, है ना। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है बेचने वाली कीमत, है ना। विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाली कीमत को विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहते हैं। चलो, ये भी हो गया, है ना। अब अपन बात करेंगे भैया अंकित मूल्य, है ना। जैसे मान लो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 1000 रुपये है और उस पर दुकानदार 20% डिस्काउंट देता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य का बट्टा डिस्काउंट, बट्टा प्रतिशत। क्या बोलेंगे उसको? बट्टा प्रतिशत, है ना।
बट्टा प्रतिशत। चलो ये हो गया। यदि इसका अगर हम लें कि भाई अंकित मूल्य पर इतने का बट्टा देता है और इतने में बेचता है, तो विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य बराबर ये है अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य का बट्टा प्रतिशत, ठीक है ना। अब हमें बट्टा निकालना हो तो कैसे निकलेगा, जबकि हमें बट्टा निकालना है तो बट्टा कैसे निकलेगा, अंकित मूल्य में से अंकित मूल्य मतलब छपी हुई कीमत, अगर मान लो 1000 रुपये है, छपी हुई कीमत क्या है, उस पर 1000 रुपये छपे हुए, आपने बेची कितने में, 800 में, तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो बट्टा निकल आ जाएगा। अब बट्टा प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है, बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा 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 बटे अंकित मूल्य, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणित में 100। ये बट्टा प्रतिशत निकालने का सूत्र है। इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे कि अब हम बात करते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि की, है ना। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि की, मान लो कोई वस्तु आप 1000 रुपये में खरीद के लाए, 1000 में खरीद के लाए और आपने 20% लाभ से बेची, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। अब भैया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य पे कितना लाभ कमाया, देखो 1000 रुपये में खरीद के लाए तो 1000 प्लस 1000 का 20%, तो क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। अब लाभ की जगह अगर हानि हो गई तो क्या कैसे निकलेगा, हानि जब होती है तो घटाते हैं, लाभ होता है तो जोड़ते हैं, लाभ में जोड़ते हैं, हानि में घटाते हैं। सूत्र यही रहेगा, सूत्र यही रहेगा, बट मगर उसमें घटा देंगे, उसमें बस घटा देंगे, सूत्र यही रहेगा मगर घटाने का काम। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, ये हो गया, है ना। चलो क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब हम बात करेंगे लाभ प्रतिशत, है ना। भाई हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है भाई साहब, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाली जाती है, लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाली जाती है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। इसी प्रकार हानि प्रतिशत तो कैसे निकलेगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो भैया ये हो गया हानि प्रतिशत, ये हो गया लाभ प्रतिशत, ये हो गया विक्रय मूल्य, है ना, और ये हो गया लाभ हो तब ये विक्रय मूल्य, हानि हो तो ये विक्रय मूल्य। चलिएगा, तो मैंने आपको लाभ हानि वाले भी प्रश्न और उससे संबंधित सूत्र मैंने आपको बताए, है ना, ठीक है ना। बट्टा भी हो गया, और आपका और क्या छूट गया बेटा, बता, सोच दिमाग क्या छूट रहा है तेरा 8वीं का, ऐसा कोई सवाल उससे संबंधित सूत्र हो तो सूत्र बता। माध्य है तेरे, नहीं है, चलो गुणनखंड तो है तेरे पास, है ना। गुणनखंड में तो कोई सूत्र तो होता नहीं है ना। ये घातांक के हो गए, मानक रूप वाले हैं, ये तो कर लेगी तू, है ना। घन घनाभ मैंने ये सभी करा ही दिए, सूत्र मैंने सब करा दिए हैं, सूत्र सब लिखा दिए हैं, है ना। ये भी हो जाएगा, ये हाँ। चलो अब हम बात करेंगे
पूरक और संपूरक कोण की, किसकी? पूरक, है ना। तो देखो पूरक व संपूरक कोण, पूरक संपूरक कोण, है ना। तो पूरक कोण किसे कहते हैं बताओ? नहीं वो तो नहीं है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है ना। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। ये भी हो गया, यानी कि आपका लगभग मैंने सभी करा दिया, है ना। कक्षा 8वीं से संबंधित जितने भी सूत्र बनते हैं मैंने आपको करा दिए ना। चलो अच्छी बात है।